अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल चैनल फिजिक्स ऑफ होम। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर न्यू बुक का टॉपिक 2.5 प्रोजेक्टाइल मोशन। देखो, इससे पहले हमने जो सी वो रेक्टिलिनियर मोशन को स्टडी किया। रेक्टिलिनियर मोशन एक ऐसी मोशन थी जो जिसमें बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही थी, स्ट्रेट लाइन में बॉडी मूव कर रही है। और यहाँ पे हमने इक्वेशन ऑफ मोशंस को ड्राइव किया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सी ऐसी मोशंस है कि जिसमें बॉडी ना तो सिर्फ स्ट्रेट लाइन में मूव करती है हॉरिजॉन्टली, और ना सिर्फ वर्टिकली मूव कर रही होती है ऊपर, बल्कि ऐसी मोशंस होती है जिसमें बॉडी दोनों डायमेंशन में हॉरिजॉन्टली भी मूव कर रही होती है और वर्टिकली भी मूव कर रही होती है। फॉर एग्जांपल, अगर एक फुटबॉल को तुम लोग किक करो तो उसकी मोशन कैसी होती है, इस टाइप की। अब इसमें फुटबॉल आगे की तरफ भी जा रहा है और ऊपर की तरफ भी जा रहा है, दोनों डायमेंशंस में मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टली भी मूव कर रहा है और वर्टिकली भी मूव कर रहा है। ठीक है, और किस में मूव कर रहा है, ग्रेविटी के अंडर। मतलब ये तुम लोगों ने जब किक किया ये ऊपर जाता है और ग्रेविटी की वजह से ये फुटबॉल नीचे आता है। ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर वो लग रही है नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, और नियर द सरफेस ऑफ अर्थ तुम लोग ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कांस्टेंट लेते हो ना, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन लेते हो, यूनिफॉर्म या कांस्टेंट ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। बहरहाल, अब इसमें क्या बॉल दोनों डायरेक्शंस में मूव कर रहा है। इसके अलावा और क्या एग्जांपल हो सकती है? फॉर एग्जांपल, जब तुम लोग एक मिसाइल को फायर करते हो कैनन से, किसी तोप को या मिसाइल को फायर करते हो, तो वो जो मिसाइल है वो भी तो इसी तरीके का पाथ फॉलो कर रहा होता है। मतलब वो आगे की तरफ भी जा रहा होता है और ऊपर की तरफ भी जा रहा होता है। ये दोनों डायमेंशंस में बॉडी जो सी वो मूव कर रही है। ऐसी बॉडी जिसमें ऐसी मोशन जिसमें बॉडीज दोनों डायमेंशंस में हॉरिजॉन्टली भी मूव करे और वर्टिकली भी मूव करे, इसे बोला जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन। ऐसी मोशन को क्या बोला जाएगा? प्रोजेक्टाइल मोशन। डेफिनेशन देखो, टू डायमेंशनल मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। प्रोजेक्टाइल मोशन के टू डायमेंशनल मोशन है, किसी भी बॉडी के टू डायमेंशनल मोशन है, किसमें? अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को तुम लोग ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी लिख सकते हो। मतलब ऐसे भी मैं कह सकता हूं टू डायमेंशनल मोशन ऑफ अ बॉडी अंडर कांस्टेंट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये क्या होगा? प्रोजेक्टाइल मोशन। इसी के साथ साथ दूसरी डेफिनेशन आती है ट्रेजेक्टरी की। ट्रेजेक्टरी, प्रोजेक्टिव सिंपल बोला जाता है पाथ, कि वो जो प्रोजेक्टाइल मोशन थी। अब मुझे ये तो पता लग गया कि जब मैं फुटबॉल को किक करता हूं तो फुटबॉल टू डायमेंशंस में मूव करते हैं, लेकिन जब टू डायमेंशंस में मूव कर रहा होता है हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी, जब मूव कर रहा होता है तो वो कौन सा पाथ फॉलो करता है? मतलब वो इस तरह जो से वो टू डायमेंशंस में मूव करता है, इस तरह नहीं जाता। यानी ये भी तो पाथ हो सकता था, ये भी तो टू डायमेंशन में बॉडी आगे भी जा रही है, एक्स एक्सिस में मूव कर रही है, वाई एक्सिस में भी मूव कर रही है। तो ये इसने ये वाला पाथ जो से वो चूज किया प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। ये जो पाथ है ना, जो बॉडी ने फॉलो किया, इसे बोला जाता है ट्रेजेक्टरी। ट्रेजेक्टरी सिंपल क्या? पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल मोशन इज नोन एज ट्रेजेक्टरी। सिंपल ट्रेजेक्टरी क्या कि प्रोजेक्टाइल मोशन ने पाथ कौन सा फॉलो किया, उसकी ट्रेजेक्टरी होगी। इसकी एग्जांपल्स अगर मैं यहां पे कोट करूं, फॉर एग्जांपल्स। अच्छा, ये यूजुअली पाथ ना, जब तुम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी कर रहे होते हो ना, तो यूजुअली ये पाथ तुम लोग हमेशा, ज्यादातर तुम लोगों को इस तरीके का पाथ देखने को मिलता है। मतलब फुटबॉल को तुम लोगों ने किक किया, वो इस तरीके से बिहेव कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैंने किसी हाइट से बॉल को थ्रो कर दिया, किसी हाइट से बॉल को मैंने फेंका, ये किसी हाइट से मैंने बॉल को क्या किया? थ्रो किया। अब क्या होता है, बॉल सीधा जाते जाते क्या होता है, हॉरिजॉन्टली उसे मैंने थ्रो किया ना, सीधा जाते जाते वो क्या आने लग पड़ता है? नीचे आने लग पड़ता है। क्यों? ग्रेविटी की वजह से। तो टू डायमेंशनल मोशन ऑफ अ बॉडी अंडर कांस्टेंट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। तो बॉडी हॉरिजॉन्टली भी मूव कर रही है, वर्टिकली भी मूव कर रही है, तो ये क्या होगी? प्रोजेक्टाइल मोशन होगी। यूजुअली तुम लोगों को इस तरीके का पाथ देखने को मिलता है। अब ये जो पाथ है ना,
इस पाथ को बोला जाता है, इसका नाम है पैराबोलिक पाथ। ठीक है, तो यहां पे ये मैं पॉइंट भी लिख देता हूं, यूजली प्रोजेक्टाइल मोशन इज पैराबोलिक। एग्जाम्पल्स की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल पहली एग्जाम्पल क्या है, फुटबॉल किक्ड एट सम एंगल। अगर तुम लोग एक फुटबॉल को किक करो किसी एंगल पे तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन होगी। दूसरा, मिसाइल्स फायर्ड फ्रॉम लॉन्च पैड। अगर एक लॉन्च पैड से मिसाइल को फायर करो तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन होगी। नंबर 3, अभी ये मैंने एक एग्जांपल दी कि किसी हाइट से तुम लोग बॉल को हॉरिजॉन्टली थ्रो करो, बॉल थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। एक सर्टेन हाइट से तुम लोगों ने बॉल को हॉरिजॉन्टली थ्रो करवाया, तो ये भी क्या होगी, प्रोजेक्टाइल मोशन। अब एक एग्जांपल को स्टडी करते हैं जो कि बुक में कोटेड है। वो एग्जांपल क्या है, एक बॉल है, तुम लोगों ने उसे हॉरिजॉन्टली थ्रो करवाया। यहाँ पे एग्जांपल क्या है, बॉल थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। ये एग्जांपल है और इस एग्जांपल को जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है। अब क्या है, मान के चलो ये एक हाइट है, ये एक हिल है, जहां से कोई बॉडी एक बॉल को हॉरिजॉन्टली थ्रो करवाती है। जब हॉरिजॉन्टली बॉल को थ्रो कराया जाएगा तो बॉल के पास एक वेलोसिटी आ जाएगी। अब चूंकि हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है तो बॉल के पास इनिशियली जो वेलोसिटी है ना वो हॉरिजॉन्टल है, सारे की सारी। बॉल किस तरह मूव करी, हॉरिजॉन्टली मूव करी, एक्स एक्सिस के अलोंग। मैंने बॉल को हॉरिजॉन्टली थ्रो करवाया तो बॉल के पास वेलोसिटी आएगी। अब वो वेलोसिटी किस तरफ है, एक्स एक्सिस के अलोंग। अब क्या होगा, बॉल आगे जाते 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 होगा क्या, ग्रेविटी उस पर इफेक्ट करेगी और बॉल नीचे आना शुरू हो जाएगी। और फिर क्या होगा, एट द एंड वो ग्राउंड को क्या कर जाएगी, हिट कर जाएगी और वहां पे वो बॉल स्टॉप कर जाएगी। ये बॉल जहां पे आ गई। अब मुझे फाइंड आउट करना है प्रोजेक्टाइल मोशन को, जो से वो प्रोजेक्टाइल मोशन को अंडरस्टैंड करते हुए मुझे फाइंड आउट करना है कि ये बॉल कितनी दूर जाके गिरी होगी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा, और कितना नीचे जाके गिरी होगी, इसका वर्टिकल डिस्टेंस। प्राइमरीली ना मुझे ये दो चीजें फाइंड आउट करनी है इस एग्जांपल में जो कि बुक में कोटेड है। और भी चीजें फाइंड आउट की जा सकती हैं कि जब ये गिरी होगी इसकी वर्टिकल फाइनल वेलोसिटी क्या होगी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, तो ये भी सारा कुछ भी फाइंड आउट किया जा सकता है। लेकिन मेन मोटिव है मुझे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, लेकिन एक बात यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि बुक में कोट की है, वो कहते हैं इन प्रोजेक्टाइल मोशन the horizontal and vertical components are independent of each other। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं when neglecting the air resistance। कहता है अगर तुम लोग एयर की रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर दो ना, और ये हमारी assumptions में बड़ी कॉमन assumption है कि हम हमेशा एयर की रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करते हैं। ठीक है, न्यूटन की जब इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने ड्राइव की तब एयर की रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर दी। इसमें भी तुम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन में पहली assumption है कि एयर की रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर दी। अगर तुम लोग एयर की रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर दो तो कहते हैं हॉरिजॉन्टल और जो वर्टिकल कंपोनेंट्स है ना वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। मतलब अगर ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ना, इस बॉल का नीचे आने से इसकी हॉरिजॉन्टल मोशन इफेक्ट होगी। बात को समझिए, मतलब अगर ये बॉल नीचे आ रहा है, इसके नीचे आने से इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कम या ज्यादा नहीं होगी, उसकी जो वेलोसिटी रहनी है वही रहेगी, वो एडिशनली बस नीचे आ रहा है ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, ये एक पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट। अब मैं इसका ना, अब चूंकि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे इफेक्ट नहीं करते, तो मैं इस बॉल की
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड आउट करता हूँ और फिर वर्टिकल फाइंड आउट करता हूँ। जब मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड आउट करूंगा तो मेरे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ जाएगा कि बॉल कितनी दूर जाके गिरेगी, और जब मैं वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड आउट करूंगा तो मेरे पास वर्टिकल डिस्टेंस आ जाएगा कि बॉल कितनी गहराई में जाके जो है वो हिट करेगी ग्राउंड को, कितनी देर बाद और कितनी हाइट पे नीचे जाके ग्राउंड को हिट करेगी। हॉरिजॉन्टल मेरे पास वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएंगे। बॉल को मैंने कराया इनिशियली हॉरिजॉन्टली थ्रू। अब मुझे इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड आउट करना है। इनिशियली बॉडी के पास, इस बॉल के पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? मैंने बॉल को थ्रो किया हॉरिजॉन्टली, तो इनिशियली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? वो सारे के सारा वीएक्स ही होगा ना, क्योंकि बॉल हॉरिजॉन्टली तो मूव कर रही है, तो इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वीएक्स होगा। इस पॉइंट पे, इस स्पेसिफिक पॉइंट पे बॉल के पास इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और बॉल के पास एक इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो वीएफएक्स ही होगा, और इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट, बॉल को तो मैंने थ्रो ही हॉरिजॉन्टली करवाया, वो तो वर्टिकली मूव ही नहीं किया, तो वो वर्टिकली मूव ना करना, इसका इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? 0 होगा। दो चीजें, ठीक है। इनिशियल कंडीशंस को हमने स्पेसिफिक कर लिया, इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वीएफएक्स और इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट वो 0 होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं अब दो चीजें फाइंड आउट करने जा रहा हूँ ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड आउट करने जा रहा हूँ और फिर वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में सबसे पहले मैं एडिंग डाल रहा हूँ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। कहता है भाई न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक, न्यूटन का फर्स्ट लॉ बाय द वे है क्या? मैं यहाँ पे ब्रीफ करूँ, फिर मैं जल्दी से रेस भी कर दूंगा। ये देखना, न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है अगर कोई बॉडी रुकी हुई है, रेस्ट पर है, वो रेस्ट पर ही रहेगी। मतलब अगर कोई बॉडी रुकी है वो रुकी हुई रहेगी, और अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, 20 मीटर पर सेकंड के साथ जा रही है, वो 20 मीटर पर सेकंड के साथ ही मूव करती रहेगी, जब तक कि उसे कोई तंग ना करे, जब तक कि उस पर कोई नेट फोर्स ना लगे। अगर वो नेट फोर्स नहीं लग रही तो उसे क्या जरूरत है कि वो रुकी हुई बॉडी चलने लग पड़े और चलने वाली बॉडी रुक जाए। अगर कोई बॉडी रुकी है वो रुकी रहेगी, और अगर कोई बॉडी मूव कर रही है ना यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ या 20 मीटर पर सेकंड के साथ, वो सेम वेलोसिटी के साथ मूव करती रहेगी अनटिल और अनलेस नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। अच्छा, अगर एक बॉडी रुकी हुई है, उसमें चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? रुकी है, इसमें चेंज इन वेलोसिटी तो नहीं होगा ना, उसमें उसकी वो रुकी है, इसमें वेलोसिटी इनफैक्ट नहीं है, तो चेंज इन वेलोसिटी कहां पे हो? मतलब अगर कोई बॉडी रुकी है तो उसमें चेंज इन वेलोसिटी नहीं होगी, वो 0 पर ही रहेगी, 0 मीटर पर सेकंड। चेंज इन वेलोसिटी ना आने का मतलब है उसका एक्सेलरेशन 0 होगा, उसमें एक्सेलरेशन ही होगा। एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी को बताता ना, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। अगर किसी बॉडी में चेंज इन वेलोसिटी होगी तो उसमें एक्सेलरेशन, तो अगर कोई बॉडी रुकी है उसमें चेंज इन वेलोसिटी नहीं, उसमें एक्सेलरेशन 0। और अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है 20 मीटर पर सेकंड के साथ, उसमें चेंज इन वेलोसिटी, उसमें भी अगेन चेंज इन वेलोसिटी 0 होगी, चेंज इन वेलोसिटी नहीं होगी, क्योंकि वो तो 20 के साथ मूव कर रही है, उसमें उसकी वेलोसिटी में चेंज आ ही नहीं रहा। अगर उसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा तो उसका भी एक्सेलरेशन 0। ये दो अलग अलग बातें, लेकिन एक्सप्लेन एक ही चीज को कर रही है। अगर एक बॉडी रुकी हुई है और अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करी, दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा? क्योंकि दोनों में चेंज इन वेलोसिटी नहीं हो रही, तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा। तो मैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये भी कह सकता हूँ कि किसी बॉडी की वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा, रुकिए रहेगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करी, किसी बॉडी की वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा। चेंज आने का मतलब किसी बॉडी, हर उस बॉडी का एक्सेलरेशन 0 होगा जिसपे नेट फोर्स नहीं लगेगी। मतलब किसी बॉडी की वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा जब तक कि उस पर नेट फोर्स नहीं लगती। ये है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ क्या कहते हैं? सेकंड लॉ कहते हैं कि एक्सेलरेशन या चेंज इन वेलोसिटी बॉडी में सिर्फ तभी होगी जब उस पर नेट फोर्स लगेगी। कितना इजी था। फर्स्ट और सेकंड लॉ तो एक दूसरे को इनफैक्ट डिपिक्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं। और कहते हैं एक्सेलरेशन सिर्फ तभी होगा जब नेट फोर्स लगेगी। कितना एक्सेलरेशन होगा? कहते हैं जितनी ज्यादा नेट फोर्स लगेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सिंपल था। चलो, मैं न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है, मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात कर रहा हूं। अगर बॉडी पे हॉरिजॉन्टली नेट फोर्स नहीं लग रही, इसका मतलब है उसका एक्सेलरेशन 0 होगा। हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। अब यहाँ पे देखते हैं कि इस पे नेट फोर्स लग रही है, हॉरिजॉन्टली नेट फोर्स लग रही है कि नहीं। अब मैंने बॉल को जो से वो हॉरिजॉन्टली थ्रो करवा दिया, एक मरतबा मैंने थ्रो करवा दिया। अब इस पे हॉरिजॉन्टली एयर रेजिस्टेंस नहीं है, हॉरिजॉन्टली इस पे कोई फोर्स ही नहीं लग रही, मजीद कोई फोर्स इसकी हॉरिजॉन्टल मोशन को डिस्टर्ब नहीं कर रही। कौन सी? और कोई थर्ड फोर्स है नहीं। एक एयर रेजिस्टेंस थी जो इसकी वेलोसिटी को कम ज्यादा कर सकती थी, लेकिन यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस को तो मैंने पहले निकलेक्ट कर दिया। तो हॉरिजॉन्टली इस बॉडी पे थ्रो करवाने के बाद हॉरिजॉन्टली इस बॉडी पे कोई फोर्स नहीं लग रही, तो क्या होगा? ये बॉडी भी एक्स वेलोसिटी के साथ मूव करती रहेगी। समझ? अगर बॉडी पे हॉरिजॉन्टली नेट फोर्स नहीं लग रही, मतलब उसकी बॉडी की वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा, किसी भी टाइप का चेंज नहीं आएगा। जिस वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रही है उसी वेलोसिटी के साथ मूव करती रहेगी। तो इसका क्या मतलब होगा? इट एक्सप्लेन, या यहाँ पे लिखो, सो उसकी जो बॉडी की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो रिमेन्स अ कांस्टेंट।
बॉडी की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम ही रहेगी थ्रू आउट द पीरियड। इस टाइम के दौरान, इस ड्यूरेशन के दौरान बॉडी की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एटलीस्ट नहीं चेंज होगी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का ना चेंज ना होने का मतलब है कि बॉडी के पास जो इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी वो बराबर होगी बॉडी के पास जो फाइनल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी। सिंस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वो तो चेंज नहीं हो रही, तो मतलब जो इनिशियल होगी वो फाइनल होगी, और इनिशियली तो बॉडी के पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v ऑफ x है। यही बात, इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो सारी की सारी v ऑफ x है। तो यही बात मैंने यहाँ पे लिखी, एक बात यहाँ से यहाँ पे क्लियर होगी। अब मुझे फाइंड आउट करना है बॉडी कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगी। पहली बात तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मैंने सारी बता दी, इनिशियल और वर्टिकल, इनिशियल हॉरिजॉन्टल और फाइनल हॉरिजॉन्टल दोनों बराबर होंगी, और वो बराबर होंगी v ऑफ x के। मतलब अगर 20 मीटर पर सेकंड के साथ बॉडी मूव करेगी, इनिशियली भी 20 मीटर पर सेकंड है, जब ग्राउंड को हिट करेगी तो उसका जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी वो 20 मीटर पर सेकंड होगी, उस पे नो कॉम्प्रोमाइज। अच्छा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, बॉडी ने कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया होगा, इसके लिए मैं न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल कर रहा हूं, क्या s इक्वल्स vit प्लस हाफ at स्क्वायर। सेकंड इक्वेशन मोशन इस्तेमाल कर रहा हूं, मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब चूंकि मुझे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, इन सारे कंपोनेंट्स को, इन सारी एंटिटीज को मैं हॉरिजॉन्टली ट्रांसफॉर्म करूंगा। s को मैं रिप्लेस करूंगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है x के साथ रिप्लेस कर दूंगा। इनिशियल वेलोसिटी को मैं इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू t 1/2, एक्सेलरेशन को हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ax इनटू t स्क्वायर, सबको मैंने हॉरिजॉन्टली लिख दिया। ओके, अब ऊपर देखो, ऊपर मैंने बोला कि अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स नहीं लग रहा तो इसमें एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। इस पे तो कोई फोर्स नहीं, हॉरिजॉन्टली तो कोई फोर्स पे इफेक्ट नहीं हो रही, इसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन जीरो। हियर a ऑफ x मेरे पास है जीरो, पहली बात। दूसरा, और इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v ऑफ x के बराबर है, इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बराबर है v ऑफ x के, ठीक है। तो यहाँ से एक्सेलरेशन अगर ये जीरो, ये पूरी की पूरी एंटिटी क्या आ जाएगी, जीरो, पूरी की पूरी एंटिटी खत्म। वी आई एक्स की जगह मैं सिंपली लिखूंगा वी ऑफ एक्स, एक्स मेरे पास होगा वी ऑफ एक्स इंटू टी। तो ये बड़ा सिंपल फॉर्मूला था, मतलब तुम लोग ऐसे भी देख सकते हो, अगर तुम लोगों ने बॉल को हॉरिजॉन्टली थ्रो करवाया तो, और तुम लोगों ने फाइंड आउट करना है कि बॉल कितनी दूर जाके गिरेगी बाय नेग्लेक्टिंग दी एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करते हुए, तो तुम लोगों ने सिंपल करना क्या, वो जो वेलोसिटी डिस्टेंस टाइम वाला फॉर्मूला था, v इक्वल्स s by t, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू v into t। तो तुम लोगों के पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस किसके बराबर होगा, जितनी तुम लोगों ने वेलोसिटी प्रोवाइड की थी हॉरिजॉन्टल, उसे टाइम के साथ मल्टीप्लाई करते, मतलब यहाँ से भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है, लेकिन मैथमेटिकल स्टेप्स को फॉलो करते हुए तुम लोगों के पास एंड रिजल्ट वही सेम ही है। अब मुझे ये फाइंड आउट करना है बॉडी कितनी गहराई में जाके गिरेगी, वर्टिकल डिस्टेंस बॉडी का फाइंड आउट करना है किसी भी पॉइंट पे, किसी भी टाइम पे। मतलब जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ पे बात करूं कि जब बॉडी हिट करेगी ग्राउंड को तब उसने कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया हो। मैं ये भी कह सकता हूँ जब मैंने बॉल को थ्रो करवाया तो 5 सेकंड बाद जब वो बॉल यहाँ पे होगी तब उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा हॉरिजॉन्टली भी। तो सिंपल वी ऑफ एक्स मुझे पता है इनिशियल, वो तो इनिशियल वेलोसिटी है जो कि मैंने प्रोवाइड की। वी ऑफ एक्स मुझे पता है टाइम 5 सेकंड, तो मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगा सिंपल। अब मुझे फाइंड आउट करना है वर्टिकल डिस्टेंस, तो बॉडी कितनी गहराई में जाके गिरेगी। यहाँ पे इसे नोट डाउन तुम लोगों ने ऑब्जर्व कर लिया हो। वर्टिकल कंपोनेंट, अब मैं इसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट में बात कर रहा हूं। अगेन इसका भी वही सिनेरियो, एक मैं इसका वर्टिकल वेलोसिटी की सबसे पहले बात करूंगा, फिर मैं वर्टिकल डिस्टेंस की बात करूंगा कि वर्टिकल डिस्टेंस क्या होगा और वर्टिकल वेलोसिटी। वर्टिकल वेलोसिटी, अब बॉल नीचे भी आ रही है, लेट्स सपोज बॉल यहाँ पे, बॉल किसी भी पॉइंट पे जो बॉल की वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में होगी अलोंग द टेंजेंट। अब बॉल हॉरिजॉन्टली भी मूव कर रही थी वी ऑफ एक्स और वर्टिकली भी मूव कर रही है वी ऑफ वाई। अब बॉल के पास दोनों वेलोसिटीज हैं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वो तो हमने फाइंड आउट कर ली, इनिशियल और फाइनल जो से वो दोनों बराबर होंगे, वी ऑफ एक्स थ्रू आउट द वी ऑफ एक्स ही रहेगी, और इसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो है वी ऑफ वाई। अब क्या हो रहा है, जब बॉल नीचे की तरफ आ रही है तो इस पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रही है, हॉरिजॉन्टली कोई फोर्स नहीं थी लग रही, कोई इसकी मोशन को अफेक्ट करने वाला नहीं था, लेकिन बॉल नीचे किस वजह से आ रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक एक्ट हो रही है। जब मैंने बॉल को छोड़ा वीएक्स वेलोसिटी के साथ तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कोई नहीं लगी हॉरिजॉन्टली, लेकिन एक वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स उस पे लग रही थी, वो कौन सी लग रही थी, ग्रेविटी।
अब यहाँ पे नेट फोर्स बॉडी पे अप्लाई हो रही है, अगर नेट फोर्स लग रही है तो एक्सेलरेशन यहाँ पे जीरो नहीं होगा, बल्कि बॉडी एक्सेलरेट करेगी नीचे आते हुए, और वो कितना एक्सेलरेट करेगी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर, जितनी जी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे लिखो सिंस ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी acts on a body which causes it to move downward। ग्रेविटेशनल फोर्स बॉडी पे एक्ट हो रही है, जिसकी वजह से बॉल नीचे आ रही है, इनफैक्ट इसी फोर्स की वजह से बॉल नीचे आ रही है। तो जो वर्टिकल एक्सेलरेशन होगा बॉडी का वो किसके बराबर होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर होगा। और बॉडी के पास इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, बॉडी को मैंने हॉरिजॉन्टली थ्रो करवाया था, मैं वर्टिकल कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ, जितनी इंफॉर्मेशन एटलीस्ट मुझे पता है वो सारी मैं यहाँ पे नोट डाउन कर रहा हूँ। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी बॉडी के पास क्या है, 0। अब मुझे फाइंड आउट करना है वर्टिकल डिस्टेंस, बॉडी ने कितना वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया, यहाँ पे लिखने के बाद वर्टिकल डिस्टेंस, यहाँ पे मेरा टास्क है वर्टिकल डिस्टेंस इज फाइंड आउट करना। अगर मेरा टास्क होता फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी, जब बॉडी बॉल जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, वहां पे बॉल के पास फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, अगर वो टास्क होता तो वो भी मैं जरूर फाइंड आउट करता, जो कि नेक्स्ट एग्जांपल में आएगा। एग्जांपल 2 में हम वेलोसिटीज फाइंड आउट करेंगे, फाइनल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे बॉल की जब वो जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, जब वो ग्राउंड को हिट कर रहा होगा, वहां पे नेक्स्ट एग्जांपल में ये हमारा टास्क होगा। यहाँ पे टास्क था हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस, बॉडी ने कितना वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया। अगेन यहाँ पे सेकंड इक्वेशन मोशन s इक्वल्स वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, इसे मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट्स। अच्छा, डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है वर्टिकली, y, s की जगह y, v इनिशियल है, वर्टिकली बात कर रहा हूँ, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी इनटू टी प्लस, और वर्टिकल एक्सेलरेशन तो g के बराबर है, बल्कि इनफैक्ट यहाँ पे ना मैं सिंपल लिखती हूँ वर्टिकल एक्सेलरेशन a y और टी स्केयर। अब यहाँ पे हेयर वी आई वाई, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी मेरे पास 0 और इनिशियल वर्टिकल एक्सेलरेशन वो तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर है, तो ये हो गया खत्म। तो y मेरे पास आएगा 1/2 a की जगह g इंटू टी स्क्वायर। यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, कितना वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया। अगेन यहाँ पे तुम लोग एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर रहे हो, जबकि रियल लाइफ में प्रैक्टिकल लाइफ में एयर रेजिस्टेंस तो होगी, तो कुछ ना कुछ आंसर तुम लोगों का इससे अभी आएगा थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा देखो, अगर सिंपली तुम लोगों को मैंने बॉल को थ्रो करवाया, अब मैं सिंपली तुम लोगों को कहता हूँ कि 5 सेकंड बाद, यहाँ इजी कर लेते हैं, 2 सेकंड बाद बॉडी कितना वर्टिकल डिस्टेंस कवर कर चुकी है, मुझे वो वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो तुम लोग क्या करोगे कि ये फॉर्मूला 1/2 जी की वैल्यू न्यूमेरिकली सोल्व करने के लिए मैं 10 ले लेता हूँ, टाइम है 2, उसका स्केयर ये 5, वैसे तुम लोगों को पता है ये 9.8 होती है, मैं अप्रोक्सीमेटली 10 ले रहा हूँ, 2 स्केयर 4, 5 इंटू 4 20, मतलब 2 सेकंड बाद बॉडी ने 20 मीटर का डिस्टेंस वर्टिकली कवर कर लिया होगा नीचे जाते हुए, ठीक है। और वहां पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए तुम लोगों के पास इनिशियल वेलोसिटी पता होना चाहिए कि बॉडी के पास इनिशियली वेलोसिटी क्या आती है वीएफएक्स, तो वहां से तुम लोगों के पास डिस्टेंस आ जाएगा कि 2 सेकंड बाद कितना डिस्टेंस है, 3 सेकंड बाद। ठीक है बच्चों, उम्मीद है तुम लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। इजाजत दो, अल्लाह हाफिज।